अब फाइट होगी नेक्स्ट लेवल। सारा फोकस मध्य प्रदेश पर केवल। दिल्ली में कांग्रेस बनाएगी प्लान। बीजेपी अपनी रणनीति पर दे रही ध्यान। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती जा रही है। कर्नाटक के बाद कांग्रेस ने अपना सारा ध्यान मध्य प्रदेश की ओर लगा दिया है। लिहाजा दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस की रणनीति तय होगी। 24 और 25 मई को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही मध्य प्रदेश के टॉप 10 लीडर भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक से पहले 23 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार प्रमुख जयराम रमेश भोपाल आ रहे हैं। यानी 2023 की लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पर लड़ी जाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 2023 के चुनाव को लेकर बहुत सक्रिय। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे इतने प्रकोष्ठ हैं, हमारे विभाग हैं, और कमलनाथ जी स्वयं भी उन विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी पिछले चुनाव में हार गए थे, या और भी पहले से लगातार हम लोग उस सीटों को हार रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, सभी लोग अपने अपने दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान मध्य प्रदेश की रणनीति तय करने में जुटा है, तो बीजेपी भी तैयारियों के मामले में पीछे नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकों का दौर तेज है। कार्य समिति की बैठक के बाद सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया के साथ मीटिंग की। अब तोमर और पवैया से सीएम का मीटिंग करना कहीं न कहीं ग्वालियर चंबल को लेकर बन रही रणनीति की ओर एक इशारा भी है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें भी हो रही हैं। कल प्रदेश की बैठक हुई, संभाग की बैठक हुई। 21 तारीख को कल जिलों की बैठकें हो रही हैं। 22-23 में सभी 1078 मंडलों की बैठकें हो रही हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन के आधार पर खड़ा दल है, तो हम उस आधार को और मजबूती देने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही काफी एक्टिव हो गए हैं। जीत से उत्साहित राहुल गांधी और प्रियंका भी अब फ्रंट फुट पर हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बेंगलुरु पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ की चर्चा भी इन दोनों नेताओं से हुई। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनावी तपिश बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे चुनावी पारा और चढ़ता जाएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है? सवाल नंबर 2, क्या कर्नाटक के बाद बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर है? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी और कांग्रेस की बैठकें एमपी में चुनावी तपिश को और बढ़ाएंगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर आई। नेक्स्ट लेवल को समझ लीजिए, ये वैसा ही एक लेवल होता है जब आप कहते हैं कि अब जिंदगी और चैलेंजेस की तरफ बढ़ चली है, यानी और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। अब तक ये था कि कर्नाटक है, अभी दोनों पार्टियों का ध्यान वहाँ है। कर्नाटक का नतीजा सामने आया और जैसा होता है, एक पार्टी जीतती है, कांग्रेस विजयी हुई, बीजेपी को सफलता नहीं मिली। उसके बाद दोनों पार्टियों ने उसके नतीजों को दरकिनार करते हुए, दरकिनार इस मामले में कि न जीत सर पर बैठनी चाहिए, न हार का गम दिल में कैद हो जाना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें आपको अगली बार विजय के रास्ते से बहुत दूर ले जाती हैं। तो ये सुनहरा मंत्र हमेशा हम सबके सामने होता है। तो यही मंत्र लेकर बीजेपी ने तत्काल मध्य प्रदेश में कार्य समिति की बैठक, और उसमें तमाम अपने महत्वपूर्ण नेता, केंद्र के प्रभारीगण और तमाम मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर्स के साथ बैठकें की, और उसका जो आउटकम, जो निष्कर्ष निकला, उसके आधार पर काम शुरू कर दिया गया। शहडोल दौरे पर निकल गए वीडी शर्मा जी, जाहिर है वहाँ वो अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। इधर कांग्रेस में, कर्नाटक में भी निश्चित तौर पर बेंगलुरु में कुछ चर्चा कमलनाथ जी की मंच पर ही सही हुई होगी, और उसके बाद 25 की एक रणनीति 24-25 की बन रही है। 23 को जयराम रमेश अपनी प्रचार टीम के साथ कांग्रेस की भोपाल आ रहे हैं। उधर बीजेपी भी अपनी सोशल मीडिया टीम और तमाम तैयारियों को अपडेट कर रही है। तो इसी को कहते हैं नेक्स्ट लेवल, यानी अब लड़ाई एक कठिन दौर में
चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश कर रही है, क्योंकि जैसा हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम के पैनलिस्ट हमेशा कहते हैं, डॉक्टर वाजपेयी, कि अब 200 दिन बचे हैं, लेकिन अब मैं गणना कर रहा था तो शायद 200 दिन से भी कुछ कम समय मध्य प्रदेश में चुनावों के लिए बचा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि धड़कनें तेज़ हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। राजेंद्र मिश्र जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, बीजेपी के युवा और वरिष्ठ नेता हैं। और जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जय जी, पहली टिप्पणी आपकी, नेक्स्ट लेवल अगर हम बात करें चुनाव की। शरद जी, सहमत हूं आपसे। कर्नाटक के बाद नेक्स्ट लेवल वाली स्थिति आई है और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां दोनों से मिलती जुलती हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस में एक फिर से जोश आया है और बीजेपी इस समय ज्यादा अब उस चैलेंज को महसूस कर रही है कि ये जो मध्य प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव है ये और थोड़ा सा टफ उसके लिए हो सकता है। तो पूरी मतलब करो या मरो वाली स्थिति में दोनों पार्टियां हैं और कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने इसके लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न तो बनाई। और दूसरा, अभी तक ये था कि जो एक मोदी जी के चेहरे के दम पर मध्य प्रदेश की सरकार में बीजेपी आ जाती थी, अब बीजेपी को लग रहा है कि उसके बिना भी हमको अपने स्तर पे भी कहीं ना कहीं मजबूती लानी पड़ेगी। मोदी जी का चेहरा एक अलग आपको फायदा दे सकता है, लेकिन स्थानीय तौर पर आपको और जो कमियां हैं वो मुझे लगता है दोनों पार्टियां अपनी उन कमियों को दूर करने में लगी हैं, अपने को संगठन के तौर पे मजबूत करने में जहां उसे कमियां हैं उसमें लगी हैं। तो अच्छी बात है कि लड़ाई निश्चित रूप से बहुत कट टू कट, जिसको हम कहते हैं कि टफ फाइट होगी और पूरे देश की निगाहें इस पर है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और कर्नाटक के परिणामों ने ये भी बताया है कि कुछ चीज़ें जिनको आप कहते हैं कि इनबिल्ट कुछ चुनौतियां होती हैं, वो भी हर राजनीतिक दल में होती हैं। कांग्रेस अगर क्लीन तरीके से चुनाव निकाल भी लेती है तो लीडरशिप के मसले पर उलझ जाती है। बीजेपी अगर चुनाव तक बड़ी स्मूथली जाती है, लेकिन चुनाव के पहले की जो उसकी अंदरूनी जमावट और बुनावट होती है, और जिस तरह से अगर वो सत्ताधारी दल है तो उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात है, कुछ इन चुनौतियों का सामना वो भी करती है। तो दोनों पार्टियों का आपने बहुत अच्छा कहा कि दोनों पार्टियां अब अपनी ताकत को भी तौल रही हैं और अपनी कमजोरी को भी तौल रही हैं। राजेंद्र मिश्र जी, किस तरह देखते हैं आप अगले चरण की तरफ? अब हम प्रवेश कर चुके हैं और इस अगले चरण को हम सेमीफाइनल चरण कह सकते हैं विधानसभा चुनाव के पहले का, क्योंकि इसके बाद जब हम अगस्त में जन दर्शन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की भी कुछ इसी से मिलते जुलते नाम वाली यात्राओं की तैयारियां देखेंगे, जिसमें बड़े बड़े चुनावी रथ हमारे सामने होंगे, तब हम कहेंगे कि नाउ फाइनल जो है वो शुरू हो गया। बहरहाल, नेक्स्ट लेवल की लड़ाई कहां तक आई, क्या कहेंगे आप? जी सर जी, एकदम ठीक आपने नाम दिया है। कर्नाटक के पश्चात अब मध्य प्रदेश पर ही फोकस है और होना भी चाहिए। मैं तो परमात्मावादी हूं, ईश्वर के प्रति ज्यादा ध्यान रहता है, तो इसलिए मैं इस बात को ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई संघर्ष चाहे जितनी दूर तक जाए, लेकिन उसकी मर्यादा को रख करके दोनों दल कांग्रेस और भाजपा के लोग इस काम को अंजाम दें। पहली बात तो ये मेरी प्रार्थना परमात्मा से। जहां तक संघर्ष का प्रश्न है, बिल्कुल सच है, कमलनाथ जी की सरकार जिस दिन से गिरी उसके पश्चात से हम अनवरत देख रहे हैं कि कमलनाथ जी चुनावी मोड में हैं। उन्होंने मंडल के लेवल पर, सेक्टर के लेवल पर, बूथ पर लेकर के, जिला पहले से ही बने हुए थे, उसको आगे पीछे किया। तो एक तरीके से मुझे लगता है सर जी कि कांग्रेस पार्टी सरकार गिरने के साथ से ही चुनावी मोड में आ गई थी। और बहुत बार आपको दिखाई पड़ रहा है कि कमलनाथ जी को अन्य भी प्रलोभन पार्टी के भीतर अगर दिए गए तो उसको भी उन्होंने छोड़ करके ये कहा कि मेरी पहली प्रायोरिटी मध्य प्रदेश है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। खुलासा कर रहे हैं आप कि उनको प्रलोभन भी दिए गए। जी नहीं,
पार्टी के भीतर की चीजें मैं कह रहा हूं, मैंने शब्द का प्रयोग किया है। और आप सबने उसको कहा भी है। बीच में जो हमारे यहाँ अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा था तो चीजें आई हैं उस बारे में, बिल्कुल ठीक लेकिन उन्होंने उस प्रायोरिटी को छोड़ करके मध्य प्रदेश को प्रायोरिटी दिया है। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू दिन से ही इस मोड में है कि वो लड़ाई एक तरीके से आर पार की लड़ेगी। और संयोग अच्छा बन गया है, कर्नाटक से हम जीते हैं तो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल सातवें आसमान पर है। और इस स्थिति में ये संघर्ष निश्चित रूप से आने वाले समय में परिणाम की तरफ हमको इशारा कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि इनके लंबे समय से मुख्यमंत्री वही बने हुए हैं, तो उनके विषय में जितनी जानकारियां, बातचीत और जनता का जो अपेक्षा थी, जब उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो कहने के लिए, बातचीत करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हम कांग्रेस जनों के पास पर्याप्त मटेरियल है। तो इसलिए ये दुगुना साहस हम लोगों का बढ़ जाता है। और शरद जी आप देखते रहिएगा, मैं एक बात आपसे कह करके, क्योंकि वाजपेयी जी भी उसका लाभ लेते हैं, तुलसी बाबा ने कहा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। तो ये परहित का प्रश्न है। कमलनाथ जी उस दिशा में आगे बढ़े हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस उसे चरितार्थ करेगी और जो परिणामों की श्रृंखला कर्नाटक ने दिया है वो आने वाले समय में 2023 में हम उसे चरितार्थ करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये तुलसी बाबा की ये चौपाई सभी की मार्गदर्शक है, कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की और हम सभी की, क्योंकि हम में से जो निष्काम भाव से काम करने वाले लोग हैं उनके मन में यही भाव रहता है। और राजनीतिक दलों के प्रति मैं उदार भाव से ये बात बेहिचक कहूंगा कि मौसम चाहे जितना भी खराब हो गया हो, आप कितनी भी नैराश्य की बातें कर लें, लेकिन आज भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था बहुत गरिमामयी है। हमारे राजनेता आज भी उनके दरवाजे बंद नहीं होते, आप उनके पास कभी भी जा सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। नहीं तो इस तंत्र में कई बार लगता है कि कहाँ जाए व्यक्ति। बहरहाल ये एक अलग विषय है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, अब नेक्स्ट लेवल की लड़ाई है, अब अपने अपने पर तौलने का समय है कि कितने ऊपर आकाश में जा सकते हैं। और दिस इज दी राइट टाइम कि जब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब इसके बाद फाइनल लेवल होगा तब आप कितनी तेजी से, कितनी दूर दौड़ पाएंगे उन चुनौतियों को भरपाई करते हुए जो अभी आप दोनों को, बीजेपी और कांग्रेस को, नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शक जो इसको सुन रहे होंगे तो अचानक रामकथा में पहुंच गए होंगे तो उनको वापस लाता हूं मैं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सब लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आप देखिए, कांग्रेस का पूरा भाषण, शब्द, वाक्य विन्यास, नागड़ा साहब आप भी ध्यान देना, पूरा भाजपा जैसा हो गया है। बेहद नैतिक रूप से बोलना, और अब राजन जी जैसे लोग आगे आ गए तो तुलसी की चौपाइयाँ भी आ गई हैं। लेकिन राजन जी, ये रामायण नहीं महाभारत का विषय है, तो मैं रामायण के उसमें नहीं आऊँगा। और जब मैं महाभारत की बात करता हूँ तो साहब, युद्ध में तो सत्य बोलना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, जनता के सामने सबसे जो खतरनाक बात हो रही है वो ये हो रही है कि पिछले कर्ज माफी के वादे से लेके आज तक शरद जी, कांग्रेस ने एक पैटर्न फॉलो किया है कि वो वादे करने लग गए, पूरे हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में झूठे वादे करना। और वो कैसे करना, जैसे आप बोलते हैं ना सर बंसल न्यूज में आपके 3 सवाल, तो मेरे भी 4 हैं सर सवाल। जैसे कि आप मुझे बता दीजिए, बोलते साहब ये हाफ, वो साफ और कांग्रेस का हाथ। आप देखिए, जादूगरी देखिए, सब सीख गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करना। लेकिन मुझे एक राज्य और एक नागरिक बताइए जिसका 100 रुपए का बिजली का बिल शून्य हो। राजस्थान में भी नहीं किया इन्होंने, घोषणा करी। हिमाचल में 300 यूनिट कहा था, घोषणा करी, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये मैं बिल्कुल मार्के से कह रहा हूं, मुझे एक भी रसीद बता देंगे, शब्द वापस लूंगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए, राजस्थान में गहलोत साहब ने कहा था कि हम सिलेंडर 500 रुपए का दे देंगे। एक आरटीजीएस या एक सिलेंडर की रसीद दिखाइए 500 रुपए की, साहब हम मैदान छोड़ देंगे। फिर उसके बाद तीसरा आ जाइए ओपीएस। 6 राज्यों में शरद जी घोषणा कर चुके हैं। कर्मचारी बहुत भोला भाला होता है, और ये बात सच है कि जो एनपीएस है उसकी चुनौतियां हैं,
और उनकी उस चुनौतियों में मैं एनपीएस के तहत कर्मचारियों के साथ हूं, ये भी बहुत स्पष्ट कर दूं। लेकिन इन्होंने छलावा किया। कैसे किया? सेवा भर्ती नियमों में, आप तो मंत्री हैं राजन जी, एक भी संशोधन नहीं किया। मजे की बात यही, जब से आपने इन राज्यों में घोषणा करी है जितनी भर्तियां हुई हैं, उनके सेवा भर्ती नियमों में कोई संशोधन नहीं किया। उल्टा आप कुछ ना कुछ लेटर केंद्र को लिखते रहते हैं कि हमको ये राशि वापस कर दो, कर नहीं रहे कुछ। तो ये तीसरी। चौथी चीज आ जाइए लाडली बहन। हिमाचल में लास्ट रजिस्ट्रेशन है 2,31,000। सोचो, रजिस्ट्रेशन करने में हालत खराब है। अभी हमारे यहाँ 10 जून को अभी हमारे 1.25 करोड़ के लगभग हो गए हैं, जिसमें से 10-11 लाख प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण है, उसको छोड़ दे जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। हम आपको आरटीजीएस दिखाएंगे राजन जी। तो मैं जो कहना चाहता हूं सर, ये जो एक छलावे की राजनीति निकलकर कांग्रेस के एक स्ट्रैटेजिस्ट डिपार्टमेंट से आई है, अब उसका समय मध्य प्रदेश से रिवर्सल शुरू होगा। यहीं से शुरुआत हुई थी मंदसौर से। मैं लौटता हूं दूसरा सर। मैं बहुत मेरी बात सर आखिरी कंक्लूड करते हुए इतना कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश से इन झूठे वादों की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में हम इसका समापन करके दिखाएंगे। जय जी, आपने बीते करीब 3 दशकों से चुनाव को देखा है, आरंभिक स्तर पर एक युवा पत्रकार के तौर पर और आज एक सीजन्ड जर्नलिस्ट के तौर पर। मुझे ये बताइए कि चुनावी वायदों की झड़ी लगाने में सत्ता पक्ष आगे रहता है या प्रतिपक्ष आगे रहता है, या आपने दोनों को ही समान मंच पर देखा है? शरद जी, मैं कहूं कि ये हाल ही के वर्षों में ये प्रलोभन की राजनीति जो है वो बहुत, मेरे को पहली बार आश्चर्य हुआ था जब जयललिता जी ने टीवी बांटे थे। तब मुझे लगा कि व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को सीधे सीधे प्रलोभन देना ये कहीं उचित नहीं लगा। लेकिन आज वो ट्रेंड पे लगभग सारे राजनीतिक दल आ गए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करूं मैं या कांग्रेस की बात करूं, या हम व्यक्तिगत रूप से, और मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात के बहुत खिलाफ हूं कि हमको पास पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट का एक रोड मैप होना चाहिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतना इस समय पहली प्राथमिकता हो गई है और मैं इसके लिए हर राजनीतिक दल वही कर रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो ये लगा कि जब लाडली बहना योजना की बात शिवराज जी ने की, तो मुझे लगा कि कांग्रेस शायद इस बात को लेकर के इसका विरोध करेगी, क्योंकि लेकिन उसे लगा कि इससे उसका वोट बैंक खतरे में आ सकता है, तो उसने इसे 1500 रुपए कर दिए। और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश के किसी प्रबुद्ध आदमी ने जाके कोर्ट में इस बात को वो नहीं किया कि आप प्रदेश की जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इसको डेवलपमेंट में उन्हें सक्षम बनाइए, उन्हें रोजगार के अवसर दीजिए। लेकिन ये जो सीधे सीधे पैसा बांटना, ये मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राजनीति से ऊपर आने का समय है। लेकिन इसके लिए एक बड़ा सवाल ये भी है जय जी कि क्या हमारी जनता क्या चाहती है। ये प्रश्न राजनेताओं के माथे पर अगर हम ढकेल देंगे तो मुझे लगता है ये भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। हमें उस, आप कहते हैं जब एक मैच्योर डेमोक्रेसी, तो उस मैच्योर डेमोक्रेसी का एक साइन ये भी है कि जनता नीतियां देखे, जनता नियत देखे राजनेताओं की। राजेंद्र जी, महत्वपूर्ण बात यह है जो हितेश वाजपेयी जी ने जिसको इंगित करने की कोशिश की कि वायदे चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, फुलफिलमेंट जनता ये मानती है कि आपके लिए ये चुटकी बजाने जैसा काम है। आप कहते हैं किसान कर्ज माफी हम जैसे ही सबसे पहली फाइल हम साइन करेंगे, आजकल ये भी ट्रेंड हो गया है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की फाइल शपथ ग्रहण के समय साइन की जाती है, या उसी मंच से कहा जाता है कि इसी क्षण से मैंने ये निर्देश जारी कर दिए। जनता को लगता है कि तुरंत हो गया, अब ये पैसा आ गया, ये कर्ज माफी हो गई। आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बात सही है, आप जैसा दावा करते हैं 11,000 करोड़, आपने 27,000 करोड़ जो भी दावा है कर्ज माफी के लिए, लेकिन एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जनता को कहीं ना कहीं, आप जब वायदे करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, तो वो कहीं ना कहीं जनता की भी अपेक्षाओं का सुरसा मुंह बढ़ा देता है और लोग भी उलझ जाते हैं और पार्टियां भी उलझती हैं। जी सर जी, अभी जय जी वो जो कह रहे थे, हकीकत में अगर दल से ऊपर उठ करके बातचीत की जाए तो मैं जय जी के ज्यादा नजदीक रहूंगा। लेकिन परिस्थितियां जो हैं, जैसा आपने भी महसूस किया कि अब तो एक ट्रेंड डेवलप हो गया है कि इस तरह करिए और उसके परिणाम इस तरीके से लीजिए। तो मेरा केवल आपसे, दर्शकों से और आप सबसे अनुरोध यही है कि आज जो परिस्थितियां हैं,
इस पर चर्चा करने के बजाय भाजपा को 20 सालों से देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता, एक 100-200 दिन जितना कितना आप बता रहे हैं उतना आप बचा है। तो मुझे लगता है कि वाजपेयी जी को भी बहुत आतुरता न होनी चाहिए। अभी वो राजस्थान, हिमाचल और जाने कहां कहां गिना रहे थे, अपने राज्यों का, इस राज्य का चर्चा करने का विषय टाल करके दूसरे राज्य पे बातचीत कर रहे थे वाजपेयी जी। मैं केवल इतना आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इतना कम समय बचा है कि जितना आपने 20 वर्षों में किया है उसका दूध का दूध और पानी का पानी सर इस झूठा जनता वादे पे को ही बात करना हुई थी, है। झूठा वादा इस किया। जनता मैंने ये झूठे वादे की तो फहरिस्त है। हाँ वही मैंने सरकार गिनाई। में आप बैठे हैं, वाजपेयी जी सरकार में आप बैठे हैं, वादा नहीं, हम वही कर रहे हैं मैंने दूसरा। गिनाई, राजस्थान, हिमाचल में आप हैं। ये तरीका दबाव बना करके बातचीत करने का नहीं है। आप तो बड़े सहिष्णु आदमी हैं। प्रभु मैं बार-बार सर, मैं समझ रहा हूँ आपके पास जवाब नहीं है, पर मैं कोई दबाव नहीं बना रहा। मेरे पास अरे सरकार आपकी है, गलतियां राजस्थान में। आपकी हैं। हम नो मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है। वादा राजस्थान में कांग्रेस ने किया ना सर, 500 रुपए सिलेंडर क्या पूरा हुआ? क्या हिमाचल में पूरा हुआ? सिलेंडर जो आप दे रहे हैं उसका क्या हाल है? हमने वादा नहीं किया, हो सकती है। हमने वादा नहीं किया, हमने झूठ नहीं बोला। नहीं, वो सिलेंडर किसने दिया? सर आप मेरा सीधा सवाल है क्या सर, ये कांग्रेस ने वादा क्या ये- किया, वो पूरा क्यों नहीं करती, झूठ क्यों बोलती है? वाजपेयी जी, क्या ये सही नहीं है कि आपकी सरकार रेत पर चल रही है? क्या ये सही नहीं है कि आपकी सरकार शराब पर चल रही है? अब ये आप उस कैसी बात तरीके है? से जब चर्चा छत्तीसगढ़ करेंगे, में आपने जब शराब याद दिला उस दी, तरीके- आपने कहा था शराब अब बंद आप- करेंगे, पूरे 5 साल हो गए। नहीं, तो आपने क्या किया? आप तो घर घर अरे यहाँ सर, तो हमने पैगारी कहा चल ही रही है। नहीं। यहाँ आप पर भी तो चर्चा, मध्य प्रदेश की चर्चा। चलिए क्या आप कह मिश्रा रहे जी हैं अपनी घर बात घर पूरी पर कर लें, तो चलाएंगे? मैं कम वक्त है नहीं, डॉक्टर पूरी वाजपेयी करें, से सुनूं। लेकिन जी, वादा पूरा मेरी करें। पूरी बात हो चुकी पूरी है। बात कर मेरी लेने पूरी दीजिए बात हमको, जल्दी हो से चुकी है। 30 सेकंड में मिश्रा जी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा आशय केवल इतना है कि मध्य प्रदेश के विषय में जो नेक्स्ट आपने बात का चर्चा का विषय आज है कि नेक्स्ट आगे कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी क्या है, उस तैयारी पर हम लोग आगे बढ़े हैं। कुछ का वर्णन आपने किया है, और मुझे याद है कर्नाटक का जब चुनाव चल रहा था तब बार बार चिंता आप कर रहे थे शरद जी। आप उत्साहित भी करते हैं और चिंता भी करते हैं। आपने कहा था कि राहुल और प्रियंका जी का प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है। मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि हो सकता है कि अगले महीने में जो चिंता आप कर रहे थे उस तरीके से भी दिल्ली लेवल पर चर्चा और उसके पश्चात प्रदेश में इस तरीके के दौरे प्रारंभ हो जाएंगे। शुभकामनाएं आपको भी, बीजेपी को भी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी कंक्लूड करें। देखिए सर, मैं बहुत सीधा और स्पष्ट बोल रहा हूं। फिर मध्य प्रदेश से झूठे व चुनावी वादों की शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश से हम समापन करेंगे। ये हमारा पहला एजेंडा है शरद जी। हम गिनाएंगे कि कांग्रेस शासित राज्यों में इन्होंने जो वादे किए कभी पूरे नहीं किए, मध्य प्रदेश ही नहीं केवल। यानी कि कांग्रेस केवल प्रलोभन के आधार पर करती है और उसको पूरा भी नहीं करती है, उसमें दाएं बाएं हो जाती है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं शरद जी, तो 2 घटनाएं महत्वपूर्ण है, 10-10 सेकंड में बोलता हूं। हुडा जी ने हरियाणा में क्या बोल दिया पता आपको? कि वो गरीबों को 100 गज का प्लॉट भी देंगे। अब गुड़गांव में आप 100 गज के प्लॉट की कीमत बताइए साहब। ये अभी का ट्वीट है, आप निकाल के देख लेना। उसके बाद सोचिए जगदीश टाइटलर पर फ्रेश चार्जशीट 84 के राइट्स की दर्ज हो गई है। ये मैं आपको केवल उदाहरण इसलिए बता रहा हूं शरद जी कि कांग्रेस जब बात करनी होती है तो राजेंद्र मिश्रा जी जैसे तुलसी पे आधारित और रामायण पर आधारित व्यक्तित्व को, साफ सुथरे को आगे करते हैं, लेकिन जब सरकार चलाते हैं तो सब बदल देते हैं। यही चीज हमने देखी, और अभी कर्नाटक में भी आप होते देखेंगे कि ये जो माइनिंग माफिया है, अब देखना है हमें कि कांग्रेस की सरकार कैसे चलाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चर्चा का वो पहलू छिप ना जाए, इसलिए मैं फिर याद दिलाऊंगा कि देश के एक प्रधानमंत्री ने एक समय देश की चुनौतीपूर्ण स्थितियों को देखकर एक समय भोजन करने की बात की थी कि कुछ समय आज भी ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जो उस कॉल का पालन कर रहे हैं जो अर्ली 70s में या 60s में सामने आया था। अगर 2023 में ये बात देश की जनता से की जाए, मैं बहुत गरिमा से कह रहा हूँ, आज भी पालन करने वाले लोग होंगे, लेकिन क्या उतने ही होंगे जितने अर्ली 70s और 60s में थे? जी नेतृत्व तो नहीं है जी, वैल्यूज वादे पालन करा दो तो जनता भी मानेगी। बिल्कुल, वैल्यूज क्या बदल गई हैं? और बात सिर्फ ये है कि
थाली बजाने को, घड़ी घंट शंख बजाने के हैं तो राजनेता छोड़िए साहब, अगर झूठ आप को कैसे ये आरोप छिपाएंगे? लगाते हैं कि राजनेता बीन बजा रहा है तो आप उसे मजबूर भी करते हैं क्या? मैं जनता की बात कर रहा हूं। देखिए, ये मत कहिए खामोशी से लाभ लेकर निकल जाइए और फिर राजनेताओं के सर पे तोहमत मढ़ दीजिए कि ये लोग बड़े खराब हैं, ये बड़े जालिम हैं, बड़ी घोषणाएं करके लोक लुभावन चुनाव जीतते हैं। ना, आपको भी बदलना होगा। आप सिर्फ वोटिंग राइट 5 साल में एक बार बड़े आराम से चुनाव आयोग की व्यवस्था के बीच में, बड़े सख्त प्रबंधों के बीच में गर्व से अपनी स्याही दिखाते हैं। लोकतंत्र सिर्फ स्याही दिखाने का नाम नहीं है सर, इसके पहले भी बहुत कुछ है और इसके बाद भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये मुल्क भी आपका है और ये पूरा जीवन भी जो है ये हमारा इसी मुल्क के नाम है, इसी मुल्क के साथ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, शुक्रिया राजेंद्र मिश्र जी और शुक्रिया जय नागला जी। आगे देखिए अफसरनामा छत्तीसगढ़ के सरगुजा के आईजी सीनियर IPS राम गोपाल गर्ग के साथ। नमस्कार।